हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टेट सी टेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हिंदी और हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। आज हम स्पेशली आपके लिए लाए हैं पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में पीछे दिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिवराज भूषण भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की, या परमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और उदय शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आपको बताना है इनमें से गलत जोड़ा कौन सा दिया हुआ है। 3 सही जोड़े हैं और चौथा इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय शतक। उदय शतक आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यह आपकी जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। किसकी रचना है? जगन्नाथ। यह आपकी जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसलिए ये आंसर सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए बोलगा से गंगा राहुल सांकृतानंद का है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की, और आर्यों का आद्य देश डॉक्टर संपूर्णानंद, और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। यह आपकी राहुल सांकृतानंद की दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक से ली गई है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। बोलगा से गंगा राहुल सांकृतानंद की है, और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, आर्यों का आदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, यह आपकी राहुल सांकृतानंद की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? आज तक का घटित काल। अधुनातन का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्द जो दिए हुए हैं उनका अर्थ हो रहा है लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड को कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधुनातन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। आपको बताना है अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अद्यतन, या सनातन, या अधुनातन। तो अर्वाचीन का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन अर्वाचीन का सही विलोम शब्द हो जाएगा। अर्वाचीन का शब्द का अर्थ होता है नवीन, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तो इसलिए अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, ग्रहणी, विभीषण, या जगतगुरु। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इसमें से अगर हम देखें, ग्रहणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विभीषण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जगतगुरु ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन ब्रहणी आपका गलत लिखा हुआ है। ब्रहणी कैसे लिखा जाएगा? ब्रहणी में ये आपका विरहिणी, हा पे छोटी की मात्रा आएगी, और बाकी आपका सही दिया हुआ है। तो ये आपका ब्रहणी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशुद्ध आपको छांटना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ऑप्शन नंबर बी सब्ज बाग दिखलाना, जिसका मतलब होता है हरा भरा करना, और ऑप्शन नंबर सी मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना, माई का लाल साहसी व्यक्ति। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म गलत दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सब्ज बाग दिखलाना, ये आपका गलत दिया हुआ है। बाकी आपके लुटिया डूबने का मतलब होता है सारा काम चौपट हो जाना, और मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, कहते हैं ना माई का लाल है तो आजा, तो इसका मतलब ये साहसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। सब्ज बाग दिखलाना की बात करें हम, तो सब्ज बाग दिखलाने का मतलब होता है लालच देकर बहकाना। इसका अर्थ हो जाएगा लालच देकर बहकाना, न कि हरा भरा करना। तो युग्म बी आपका गलत है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास, या द्विग समास। आपको बताना है कि गौशाला में इनमें से कौन सा समास होगा। याद रखिए, टेट या सी टेट कोई आपका पेपर हो, समास से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, तो इसलिए समास आप अच्छे से करके जाएं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास है।
गौशाला का विग्रह करने पर आता है गौ गायों के लिए स्थान, और जहां पे के लिए ये प्रयोग होता है वहां पे आपका संप्रदान तत्पुरुष में आता है। अगर देखें तो संप्रदान का जो है वो के लिए संप्रदान में आता है, इसलिए ये आपका संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देशभक्ति में कौन सा समास है? आपको ये बताना है, देशभक्ति में समास बताना है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो देशभक्ति में आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। देशभक्ति में का विग्रह करें तो हो जाता है देश की भक्ति करना। तो देश की भक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का संबंध काकी के, तो आपका काकी के किस में आता है? संबंध कारक में। तो आपका ये कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो इसलिए देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के आपको पता है जो भेद होते हैं उसमें वो कारकों पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें ये तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्राग, प्राग या प्रागैतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्राग। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए उपसर्ग आप ध्यान से देखें। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें कौन सी संधि लग रही है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में प्राक उपसर्ग के साथ आपका ऐतिहासिक जुड़ के प्रागैतिहासिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तुलसीदास किसकी कविता है? ठीक है, तुलसीदास अपने आप में कवि थे, लेकिन तुलसीदास रचना का नाम है जो किसने लिखी थी, आपसे पूछा है। अब किसने लिखी थी? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, हरिवंश राय बच्चन ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो तुलसीदास छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1938 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1938 ईस्वी में। किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो छायावाद सलाहकार पुरुष थे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहिर्धनकार, बहिष्कार, बहिर्धनकार, बहिर्धनकार। आपको बताना है इसमें से बहिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्धनकार। इसमें आपका विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा आपका बहिर्धनकार। यह विसर्ग संधि के नियमानुसार है। तो इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो विसर्ग संधि। नियम क्या होता है विसर्ग संधि का? कौन सा नियम लगा है इसमें? यदि विसर्ग संधि के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आए? क, ख, फ, इन चारों में से कोई भी वर्ण आए तो उसका विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। कौन सा वाला स हो जाता है? ये वाला स हो जाता है। तो आपका ये हो गया, इसमें विसर्ग हट जाएगा और ये वाला स आपका लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बहिष्कार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैदेही वनवास किसकी रचना है? आपको बताना है कि ये जो वैदेही वनवास दी हुई है वो किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की। तो वैदेही वनवास आपकी ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मन्तक वर्णन करता है। एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना कब की गई थी? 1941 में की गई थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है उन्होंने वैदेही वनवास की रचना की। इसमें राम ने जब सीता जी को निकाल दिया था वन के लिए, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जिसकी रचना 1941 में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहिया, लिखावट, पखावज या मजदार। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा
आपको, अच्छा आप पहले से इनमें तीन आपके स्त्रीलिंग दिए हुए हैं तो उनको बताइए, उनको ढूंढिए। तो आपका देखो लिखावट, लिखावट की जाती है। पखावज और मझधार, कहते हैं ना मझधार में नैया डूबी, तो वो आपका तीनों, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग वर्ड हैं, इसलिए आपका पहिया, पहिया पुल्लिंग वर्ड हो जाएगा, सही वर्ड हो जाएगा आपका पहिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है पहिया। दिए गए शब्दों में पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना की क्रिया के साथ संयोजित होता है। यथा समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है, आ रहा है ना आपका करता है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, य, छ, त्र या ज्ञ। आपको बताना है इनमें से तीन जो है संयुक्त व्यंजन है और एक ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, य। यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के ये तीनों जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क्षेत्र ज्ञ और ये वाला छ, त्र, ज्ञ और ये आपका श्र, श्री वाला श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। बाकी यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी आपके ये चार आपके छत्र ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। हमने समास के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लिए हैं क्योंकि समास का एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ऑप्शन नंबर महामृत्युंजय होता है ना, तो मृत्युंजय किसके लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो मृत्युंजय शब्द का उपयोग हम महादेव के लिए लाते हैं। ठीक है, तो मृत्युंजय का जो अर्थ निकलता है वो महादेव शिव से निकलता है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो मृत्युंजय शब्द बहुब्रीहि समास है, इसका समास विग्रह करें तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव, शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। मतलब इनमें इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद, जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय में दो पद हैं आपके, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मृत्यु और विजय, तो लेकिन इन दोनों ही पद का अर्थ कुछ तीसरा निकल रहा है, जैसे कि किसके लिए, शिव के लिए। तो ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिसमें इनका अर्थ किसी तीसरे को प्रदर्शित करे। ज्यादातर भगवान के नाम, देवियों के नाम आपके बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, बताइए अलंकार जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यथा अलम धन कार, अलम धन कार, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। जो आपको दे रखा है यह, इस पूरे वाक्य में जो शब्द दे रखा है यह है, उसमें अगर देखें तो यह शब्द का परिचय मांगा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर है सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, या सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, या गुणवाचक विशेषण एक वचन, या संबोधन अव्यय। आपको बताना है यह पुस्तक किसकी है, वाक्य में यह शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है और एक वचन है, और पुस्तक किसकी है, तो पुस्तक किसकी है, पुस्तक किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह पुस्तक के लिए। तो पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग। और सार्वनामिक विशेषण इसलिए है क्योंकि जो पुस्तक है वो एक विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है, यह, और यह एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए जब कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। आपको बताना है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण। विश्लेषण का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 19, आज का आपको कंटेंट कैसा लगा, हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमें आपका रेस्पॉन्स मिलता रहे। और अगर कोई आपका सवाल या जवाब सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के दें। देखो, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सीटेट में, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन। अगर आपने पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका सीटेट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी जो वीडियो आती रहती है उनको देखते रहें। आपको हम कह रहे हैं कि आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स स अ ब स च छ ज य र ल। आपको बताना है इनमें से ऊष्म व्यंजन बताने हैं आपको। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे आपके ये ऑप्शन नंबर ए वाले स स स। ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, स स और एक और होता है ह। हाँ, आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, और बाकी आपका ये आपका कुछ नहीं, ये आपके च वर्ण के शब्द दिए हुए हैं, और य र ल, और अगर इसमें वा और लगा दें साथ में तो ये आपके कौन से वर्ण हो जाएंगे? य र ल व। ये आपके हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं आपके तीनों स और ह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिक या अनधीन। तो क्वेश्चन के आंसर को सभी ऑप्शन को पढ़ें तब आंसर लगाएं। ठीक है, तो अत्यधिक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यल्प। ठीक है, अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक मात्रा से भी ज्यादा, और जिसका सही अगर सटीक विलोम देखें तो क्या हो जाएगा? अत्यल्प। ठीक है, जितना हो सके कम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब इंतजार की घड़ी खत्म होते हुए अब ला रहे हैं हम पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाले हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन सिर्फ समझने होते हैं और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, या बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो आपको बताना है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। तो बाल साहित्य का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, यही चीज है, ये कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें? प्रोत्साहित करना। तो आपका प्रोत्साहन वर्ड जिस भी ऑप्शन में आए 80% देख लेना, वही आंसर होगा। जब भी बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात करे, उनको कुछ सिखाने की बात करे, तो आपका ऑप्शन वही सही होता है। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में नेगेटिव ना पूछा हो, नहीं दिया हो। इसकी बात करें तो शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। शेष बाल साहित्य के उद्देश्यों के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी ये जो ऑप्शन है, हो सकता है कि ये ऑप्शन भी आपके सही हो। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये भी सही है। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, ये भी कहीं तक ठीक है। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, ये भी चलो सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और आपको यही देखना है कि जो सबसे ज्यादा सही है वही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? आपको बताना है संदर्भ में व्याकरण, इसका क्या मतलब है? तो व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो व्याकरण है वो आपका इसका शैक्षिक निहितार्थ होता है व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है, जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना और उपसर्ग प्रत्यय बताना आदि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं उसी समय हम व्याकरण के शब्दों को परिभाषित करते चलते हैं, व्याकरण के नियमों को बताते चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है लेकिन हम उसको पाठ पढ़ाते समय ही सिखाते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो कहानी सुनाने की उपयोगिता कब सिद्ध होगी? अगर आप टीचर कहानी सुना रहा है बच्चों को तो उसका उद्देश्य जो है वो कब सिद्ध होगा? कहानी कहने के तरीके से, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली शिक्षा, या कहानी से मिलने वाला ज्ञान विज्ञान की जानकारी, या कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होती है। अवधारणाओं कंसेप्ट्स के निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। अब सीख में ही आपका ज्ञान विज्ञान भी आ गया। भाई अकेले ज्ञान विज्ञान की जानकारी थोड़ी ना मिलेगी कहानी से, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसमें आपका ज्ञान विज्ञान भी हो सकता है, साहित्यिक नॉलेज भी हो सकती है, भाषा का ज्ञान भी हो सकता है, सोच भी डेवलप होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अवलोकन को आकलन का भाग तभी समझा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग कब कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, तभी हम इसको अवलोकन को आकलन का भाग समझेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन को आकलन का भाग तभी समझा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य स्थापित करेगा। अगर हम लड़के या लड़कियों का अलग अलग अवलोकन करेंगे तो वो आपका लैंगिक विषमता में आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा ही नहीं। अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता कि वो सिर्फ औपचारिक रूप में करें, तथा नियमित अवलोकन में समयांतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण है। और नियमित रूप से किया जा रहा हो तो भैया समय अंतराल की संभावना हो सकती है, हो सकता है कि बीच में छुट्टी पड़ जाए, हो सकता है बच्चा कहीं चला जाए। तो इसलिए नियमित रूप से किया जा रहा हो तो इसमें बाधा आ सकती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, बच्चा जब भी स्कूल आए उसका जो है आकलन अवलोकन के आधार पर किया जा रहा हो। तो अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहेंगे, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहेंगे जब प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का अलग अलग आपको आकलन किया जा रहा हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा। तो अगर भाषा का आकलन की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सहायक कौन सा होगा? तो सर्वाधिक सहायक होगी आपकी वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो सहायक होती है वो होती है वीडियोग्राफी। क्या होती है? वीडियोग्राफी। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। देखो लिखित परीक्षा है ठीक है, लेकिन उससे भाषा का आकलन
करने में जो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी वो नाटक का मंचन। अब नाटक का मंचन भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें, आकलन कर रहे हैं। अब आकलन कर रहे हैं, अगर किसी की वीडियोग्राफी करते हैं तो उसका बोलना मतलब सारे तरीके आ जाएंगे उसमें। तो वीडियोग्राफी जो है वो सबसे उचित ऑप्शन है। पोर्टफोलियो जो है वो अधिगम का आकलन जब करते हैं तो उसके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, जब टीचर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना और बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। मैं इसलिए ऐसा था क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा था तो ज़्यादातर लोगों के मन में आया होगा कि हम क्या करेंगे, आम अगर हमें मिलेंगे तो हम उन्हें खा लेंगे। इसलिए मैं हंसा था। आपको सही आंसर बताना है। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, या बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो ये होगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। यदि हम इस क्वेश्चन को बच्चों से पूछेंगे तो इसका उद्देश्य होगा कि बच्चों का जो अनुभव है, बच्चों ने जो अनुभव देखा है अपने जीवन में और जो वो चिंतन कर सकता है। जैसे हमने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो वो सोचेगा कि अब हम इसका क्या करेंगे, इसको खाएंगे, फेंकेंगे, या हो सकता है जमीन में डाल देंगे तो पेड़ बन जाएगा, इसका कुछ भी सोच सकता है। तो इससे चिंतन भी उसका डेवलप होगा और वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बताएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरण नियम को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो आपका इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। देखो, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? प्राथमिक स्तर की। तो बात करें व्याकरण नियमों की, तो व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाना, ये वर्ड तो बिल्कुल नेगेटिव है। कंठस्थ रटवाएंगे तो ही है, ठीक है, बिल्कुल रटवाना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और दूसरा हो जा, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये कहीं तक ठीक भी है, लेकिन मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, ये भी कहीं तक ठीक है। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। देखो, प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसके अक्षरों की बनावट पे ही ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों की अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है, माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। अब देखो, जो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना जो है वो माध्यमिक या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, इसलिए ये आपका प्राथमिक स्तर से नहीं देखेंगे इसको। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृभाषा की लिपि का पहचान करवाना ही नहीं होता, और ये भी नहीं है कि प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो सिर्फ उसे मातृभाषा ही पहचान करवानी है, ठीक है, और कुछ पढ़ाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको हिंदी के अक्षर भी बताने हैं, ठीक है, अगर वो कोई और किताब पढ़ रहा है, कोई और भाषा सीख रहा है तो उसके भी अक्षर बताने हैं, गणित के भी बताने हैं। यदि ऐसा होता तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में देवनागरी लिपि के वर्णों की पहचान के साथ साथ गणित के अंकों एवं रोमन वर्णों की पहचान न करवाई जाती। समझ लो, तो प्राथमिक स्तर पर हम गणित के अंकों की भी पहचान कराते हैं, ठीक है, तो हिंदी के अक्षरों की भी पहचान करवाएंगे। खाली मातृभाषा से काम नहीं चलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अब भाषाई कौशल की बात करें तो भाषाई कौशल क्या क्या होते हैं, तो भाषाई कौशल आपके होते हैं बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सभी होते हैं। तो ये सभी अंतर संबंधित होते हैं। तो बात करें तो सभी भाषाई कौशल, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप कैसे हो जाएंगे, बिना स्कूल जाए, बिना कुछ पढ़े लिखे हम लिखना सीख सकते हैं क्या? लिख लेंगे क्या? जब हमने लिखना सीखा ही नहीं है तो हम लिख कैसे लेंगे? ठीक है, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं? नहीं, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी फिर भी वो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं, सुनना बोलना तो सीख ही जाएंगे। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगर जैसे बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सुनना नहीं आता तो वो लिख सकता है, कैसे लिखेगा? उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं? अगर बच्चे भाषा से भिन्न, भाषा के अलावा कोई अन्य विषय पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? वो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, या केवल विषय ही पढ़ते हैं? तो देखो केवल, ये आपके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, केवल और ये केवल। तो इसलिए जब जहाँ पे भी केवल आता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो जहाँ तक ये आपके दोनों गलत हो गए। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं ऐसा नहीं है, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो जहाँ केवल की बात करता है कि केवल यही काम कर पाते हैं तो वो आपका वैसे ही नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, अब रह गए ये दो, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं और साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो इसमें देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो साथ साथ उसके भाषा भी सीखते हैं। मान लो गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हिंदी भाषा में लिखा होगा, वो क्वेश्चन, तो उसमें नंबर्स के साथ साथ भाषा का भी यूज किया जाएगा। तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। टेट, सी टेट, एस टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी और फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। सी टेट परीक्षा से संबंधित नोट्स और पेडागोजी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को ज्वाइन करें। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? आपको बताना है जो वाक्य दिया हुआ है वो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब सावन सिर पर था और बादल लापता, यह संयुक्त वाक्य है। जब दो सरल वाक्य जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? और, एवं, तथा। ठीक है, ये आपके सारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, और, तथा, एवं। जब दो सरल वाक्यों के बीच में और आए, तथा आए या एवं आए तो आपका वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, और वो आए तो आपका वाक्य बन जाता है संयुक्त वाक्य। जब दो सरल वाक्य और, तथा और एवं से जुड़े होते हैं तो वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमें पता चले कि आपका रेस्पॉन्स क्या रहा। सी टेट पास करना अब होगा और भी आसान। हम लेकर आए हैं आपके लिए सी टेट की निःशुल्क क्लासेस। रेगुलर क्लासेस प्राप्त करने के लिए और सी टेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।